जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तथा साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी भी कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म भरा है और यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याएं, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याएं, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। समस्त विकासशील देशों में भारत सहित खराब स्वास्थ्य प्रमुख समस्या बनी है। जो खराब स्वास्थ्य के प्रमुख समस्या बनी है, भारत में खराब स्वास्थ्य के संभावित कारण निम्नलिखित है। इनका कहने का मतलब है कि जितने भी विकासशील देश हैं उसमें भारत के सहित सभी देशों में जो स्वास्थ्य है वो उसकी प्रमुख समस्या बनी हुई है। इसके कुछ कारण है, कारण देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। तो आज हम भारत की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके कारण और उनसे कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला कारण है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल कॉजेज। इंडिविजुअल कॉजेज में दिया गया है कि बैड लाइफ स्टाइल, गलत जीवन शैली, तनाव युक्त जीवन, स्ट्रेस लाइफ। तो ये जो हमारे खुद के इंडिविजुअल कॉज होते हैं, जिसमें हम बैड लाइफ स्टाइल यूज करते हैं और स्ट्रेस लाइफ, मतलब जो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, ये भी एक स्वास्थ्य समस्या का प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी जो दिनचर्या होती है वो अच्छी नहीं होती है और जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो भी सही से नहीं चलती है। तो इस वजह से हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जो लाइफ है उसको अच्छे से अच्छी गुड लाइफ जीना चाहिए। तो इंडिविजुअल में दो कॉजेज हैं, आप इतना याद रखिए कि इंडिविजुअल में दो कॉजेज हैं, बैड लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस लाइफ। कौन से दो? अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा इंडिविजुअल के कौन कौन से कारण हैं स्वास्थ्य समस्या के, तो बैड लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस लाइफ है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय कारण, पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल कॉजेज। इन्वायरमेंटल में देखते हैं कौन कौन से कॉज हैं। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की कमी, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है उसका ये मेन पॉइंट है, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की कमी, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड पॉइंट है मूलभूत स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन। जो बेसिक सैनिटेशन होती है, स्वच्छता होती है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की होती है, उसकी कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्वस्थकर रहन सहन, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। जो रहने का स्तर है वो भी बहुत पुअर है। जैसे आपने कुछ देखा होगा, वो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, बारिश होती है उसके बाद वहाँ कितना कीचड़ हो जाता है, कितना गंदगी फैल जाती है। तो उस तरह वो जो लोग रहते हैं उन्हीं को कहते हैं पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। या कुछ लोग होते हैं घर में जानवर पाल रखे होते हैं, तो उसी जगह एक साइड खाना बनाते हैं, एक साइड जानवर रहते हैं, उसी जानवर टॉयलेट बाथरूम मतलब सब भी करते हैं, तो सब उसी से गंदगी होती है। भीड़ भाड़ युक्त आवास, कच्ची बस्तियां, क्राउडेड हाउसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है जल, मिट्टी तथा वायु का प्रदूषण, वाटर, लैंड एंड एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन तो आप लोग सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। फिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये तो सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है, फूड अल्ट्रेशन है, वो सबसे बड़ा कॉज है भारत की प्रमुख समस्याओं में। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक कारण, सोशल इकोनॉमिकल कॉजेज। सोशल इकोनॉमिकल कॉजेज ये भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का एक अहम हिस्सा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। गरीबी, पॉवर्टी, अशिक्षा, इनलिटरेसी, अज्ञान, इग्नोरेंस, सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, सोशल कस्टम, रिचुअल एंड बिलीफ, कल्चरल मॉडल्स, सांस्कृतिक प्रतिमान, अपर्याप्त पोषण,
व्यक्तिगत अस्वच्छता, इंडिविजुअल सैनिटेशन। तो ये सभी क्या हैं, सोशल इकोनॉमिकल कॉजेज हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि जो हमारे भारत का स्वास्थ्य समस्याएं बना हुआ है, तो ये कौन कौन से कारण हैं, व्यक्तिगत कारण है, इंडिविजुअल है, एनवायरमेंटल कॉजेज हैं और सोशियो इकोनॉमिकल कॉजेज हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। फिर अदर कॉजेज में देखते हैं कि अदर में क्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो सबसे बड़ा कॉज है। नेक्स्ट है सटीक स्वास्थ्य नीतियों का अभाव, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ पॉलिसी, ये भी है क्योंकि जितने भी लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य की फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं। उनको हेल्थ की चेकअप, टाइम टू टाइम हेल्थ की जो प्रोग्राम होते हैं उनको उससे उनसे सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि दूर दराज जो लोग रहते हैं तो वहाँ तक जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच पा रही। तो इस वजह से लैक ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ पॉलिसी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये शहर के आसपास रहते हैं उन लोगों को तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव है वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कम मिल पाती हैं। उन्हें कोई भी चीज़ है अगर हेल्थ पॉलिसी जैसी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूरस्थ क्षेत्रों में सब लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं हो पाती कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कौन सा कैंप लग रहा है, किस तरह की क्या चीज़ें चल रही हैं, उन्हें इस चीज़ों से आइडिया ही नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज। इन्हें जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं वो भी ढंग से नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट है स्वयंसेवी संगठनों की कम सहभागिता। नेक्स्ट है कम सामुदायिक सहभागिता, लेस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। ये तो सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जितना भी एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, उनके निदान के लिए क्या कौन कौन सी कमेटी बनी है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनी है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो पहली स्वास्थ्य समस्या है वो है संक्रामक बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज संबंधी समस्याएं। जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं? कोविड-19 एक वैश्विक महामारी, मलेरिया, तपेदिक, गलसुआ, पोलियो, धनुषबाई मतलब इसे टेटनस बोलते हैं, अतिसार, एड्स, हैजा, कुष्ठ रोग, खसरा, हेपेटाइटिस आदि प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं और ये ही सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाती हैं। कोविड-19 तो एक वैश्विक महामारी थी जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। मलेरिया, तपेदिक मतलब टीबी जिसे बोलते हैं, गलसुआ मतलब मम्स, पोलियो, टेटनस, अतिसार मतलब डायरिया, एड्स, हैजा, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, खसरा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, ये प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं। तो इनकी वजह से ही भारत में जो स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई हैं तो इन्हीं सब की वजह से हैं। तो ये सभी संक्रामक बीमारियों संबंधित समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं असंक्रामक बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? असंक्रामक बीमारियों में जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग, मधुमेह, हृदय रोग ये प्रमुख है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल हैं उनमें कौन कौन से जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, मानसिक रोग, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, हार्ट डिजीज प्रमुख है। तो ये सभी क्या हैं? प्रमुख हैं। और इनका जो असंयमित जीवन शैली, गलत खाने पीने की आदतें, औद्योगिकरण, तनाव युक्त जीवन आदि ये सब कारणें असंक्रामक बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? जैसे असंयमित जीवन शैली मतलब बैड लाइफ स्टाइल, गलत खाने पीने की आदतें, औद्योगिकरण, तनाव युक्त जीवन, ये सब कारण हैं जो असंक्रामक बीमारियों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। फिर देखते हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन संबंधी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या भारत की माल न्यूट्रिशन संबंधी समस्याएं हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण समाज में अशिक्षा एवं गरीबी ने घर कर लिया है। भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा और आज के टाइम पे जनसंख्या में सबसे ऊपर टॉप पे हम ही आते हैं भारत के लोग।
तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण समाज में अशिक्षा एवं गरीबी ने घर कर लिया है। इन दोनों ने व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है। उनमें पोषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे श्रमिकों, महिलाओं, गर्भवती एवं माताओं में अधिक होता है एवं छोटे बच्चों 1 से 3 साल में पोषण से संबंधित बहुत सारी मतलब समस्याएं मिलती हैं, जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी से एनीमिया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकार, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न विकार, विटामिन ए डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये सभी न्यूट्रिशन से संबंधित समस्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन संबंधित समस्याएं। अशिक्षा, औद्योगिकरण, अत्यधिक जनसंख्या व सही कचरा निस्तारण न होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे होता है? अशिक्षा के कारण, औद्योगिकरण के कारण, अत्यधिक जनसंख्या एवं सही कचरा निस्तारण न होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। दूषित जल, दूषित हवा, जमीन, खाद्य के कारण मनुष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। जो पर्यावरण है इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव मनुष्य पे ही पड़ रहा है। नेक्स्ट है जनसंख्या, पॉपुलेशन। सबसे बड़ा कारण तो पॉपुलेशन ही है स्वास्थ्य समस्याओं में। तो पॉपुलेशन संबंधी समस्याएं, जनसंख्या की वजह से संक्रामक बीमारियां एवं कुपोषण की बढ़ती समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक नागरिक को उपयुक्त एवं मानक के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सुलभ नहीं हो पा रहा है। क्यों ये स्वास्थ्य समस्याएं भारत में खराब होती जा रही? क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक नागरिक को उसके उपयुक्त या मानक अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सुलभ नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से भारत में स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था मेन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख समस्याएं। तो आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से कॉज होते हैं। तो इसके 4 मेन कॉज थे। इंडिविजुअल कॉज था, इन्वायरमेंटल कॉज था और सोशियो इकोनॉमिक कॉज था, उसके अलावा अदर कॉज था। तो ये 4 कॉज थे प्रॉब्लम के। और मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, माल न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पॉपुलेशन संबंधी समस्या। तो ये इतने 4 कॉज हैं और 5 ये मेन समस्या हैं जिनके अंदर तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की डिफिशियंसी आ रही हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना याद करना है कि भारत की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें कितने कॉज हैं? 4 हैं। इंडिविजुअल, इन्वायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिकल और अदर, ये 4 कॉज हैं। फिर मेन समस्याएं कौन कौन सी हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, माल न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। आपको ये तो याद करना ही करना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसके अंदर भी लिख लेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक दूसरे से फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैलती नहीं किसी से, वो स्वयं में होती हैं, वो जेनेटिक होती हैं। तो कल का आपका जो टॉपिक था कमिटी, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन, मतलब उसमें सिर्फ टॉपिक कराया था, क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज उन क्वेश्चंस को करा देते हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो कल की सीरीज की ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, पढ़िए और आंसर कीजिए। देखते हैं किस किस को याद है अच्छे से कल की जो कमेटी हमने बताई थी। निम्न में से किस समिति को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस समिति को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए मुदलियार समिति, ऑप्शन बी चड्ढा समिति, ऑप्शन सी भोर समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, भोर समिति। कौन सी भोर समिति? भोर समिति कब बनी थी? तो 1943 में। ये बनी कब थी? 1943 में। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1946 में। ये 2 डेट आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब इस भोर कमेटी की स्थापना हुई थी तो डेट क्या थी?
1943, और इसने जब अपनी रिपोर्ट दी है तो डेट कौन सी थी, तो 1946। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर जोसेफ भोर ने। किसने, सर जोसेफ भोर ने। नेक्स्ट है, किस समिति में परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस समिति पर परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जंगलवाला समिति, ऑप्शन बी मुखर्जी समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी श्रीवास्तव समिति। किस समिति में परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया। अगर कल आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने समझा के बताया था कि किसमें कौन सा वर्क हुआ है। ऑप्शन ए जंगलवाला समिति, ऑप्शन बी मुखर्जी समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी श्रीवास्तव समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुखर्जी समिति। मुखर्जी समिति में क्या हुआ था, ये मुखर्जी समिति बनी कब थी, 1965 में। कब, 1965 में। इसमें परिवार नियोजन कार्य की व्यू रचना स्ट्रेटजी के पूर्वावलोकन के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसकी मुख्य सिफारिशें थीं। क्या थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति करना। परिवार नियोजन सहायक द्वारा केवल परिवार नियोजन के कार्यों को ही देखना। और मलेरिया कार्यक्रम को परिवार नियोजन से अलग रखना। ये सब किसके पॉइंट है, मुखर्जी समिति के। मुखर्जी समिति कब बनी थी, 1965 में। नेक्स्ट है, मुदालियर समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। मुदालियर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1962। आपको बताना है मुदालियर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। और इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट है कि मुदालियर समिति का जो डेट है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखा रहा है। तो मैं आपसे ये बताऊंगी कि जो हमारे पास बुक हैं 2, 3, 4, उसमें से डेट यही दिखा रहा है कि मुदालियर समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1959 में। कब हुई थी, 1959 में। और रिपोर्ट उसने अपनी प्रस्तुत की है 1962 में। 1962 में ये इसकी डेट मेरे पास जो भी बुक हैं, और SBN मॉड्यूल जो है उसमें भी यही डेट है। बाकी और भी जो बुक्स हैं उन सब में यही डेट दे रखा है। अब आपके पास कौन सी बुक है, कौन सी बुक प्रेफर करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसमें अगर कुछ और दे रहा है तो मैं नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, लेकिन जो हमारे पास हैं SBN मॉड्यूल पे तो सभी भी भरोसा करते हैं कि उसमें इसी डेट को दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलवाला समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जंगलवाला समिति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, क्योंकि कल हम बहुत अच्छे से डिटेल में बताए थे कौन सी समिति में क्या है और क्या क्या उसकी मुख्य सिफारिशें हैं, कब बनी थी, कब रिपोर्ट आई थी, किसने अध्यक्षता की है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा और एक बार रिवाइज किया होगा तो आप सबको सब टिप्स पे याद होगा। ऑप्शन ए हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन सी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप लोग अपना आंसर कीजिए। जंगलवाला समिति। जंगलवाला समिति की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर एन जंगलवाला ने की थी। और कब की थी, 1967 में। स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण एवं शहरी एकीकरण व सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक है, श्रीनगर में समिति का गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ये जंगलवाला समिति का नाम है। नेक्स्ट है, किस समिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 40,000 की जनसंख्या पर करना था। ये क्वेश्चन कह रहा है किस समिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 40,000 की जनसंख्या पर करना था। ऑप्शन ए करतार सिंह समिति, ऑप्शन बी भोर समिति, ऑप्शन सी मुदलियार समिति, ऑप्शन डी जंगलवाला समिति। मैंने कल जो कमेटी पढ़ाई थी उसमें से कुछ पॉइंट नोट कराए थे। मैंने पूरी कमेटी नोट करने के लिए नहीं बोला था, बस मैंने कहा था कि 2-4 पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मुदालिया समिति। मुदालिया समिति का जो मतलब अदर नेम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी।
हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। अब भोर कमेटी का नाम क्या है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है भोर में, और इसमें हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। आपको अच्छे से डिफरेंस याद रखना है, कौन सा भोर कमेटी में है और कौन सा उसमें मुदालियर कमेटी में है। नेक्स्ट है, करतार सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? करतार सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1972। आपको बताना है करतार सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1972 में। कब? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ एंट्री द मेंटेनेंस फेज बाय द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। कल भी मैंने बताया था, अगर कल आपको अच्छे से याद होगा तो आप बताएंगे किस समिति में हुआ था। ऑप्शन ए श्रीवास्तव समिति, ऑप्शन बी चड्ढा समिति, ऑप्शन सी भोर समिति, ऑप्शन डी करतार सिंह समिति। आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, चड्ढा समिति। ये कब हुआ था? चड्ढा समिति। चड्ढा समिति कब बनाई गई थी? 1963 में। 1963 में बनी थी चड्ढा समिति। और जिसे क्या कहा गया? प्रिपरेशन ऑफ एंट्री इन मेंटेनेंस फेज बाय द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की अनिवार्यता, मल्टीपर्पज वर्कर अनिवार्यता किस समिति में कही गई है? ऑप्शन ए भोर समिति, ऑप्शन बी जंगलवाला समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी श्रीवास्तव समिति। क्वेश्चन कह रहा है, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की अनिवार्यता किस समिति में बात कही गई है? मल्टीपर्पज वर्कर के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, करतार सिंह समिति। करतार सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल हेल्थ स्कीम कब प्रारंभ हुई थी? रूरल हेल्थ स्कीम कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1947। रूरल हेल्थ स्कीम कब प्रारंभ हुई थी या किसने प्रारंभ की थी? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1977 में। कब? 1977 में रूरल हेल्थ स्कीम प्रारंभ हुई थी। और किसकी अध्यक्षता? अनुशंसा पर श्रीवास्तव समिति की महत्वपूर्ण अनुशंसा पर। और इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समुदाय की सहभागिता में विशिष्ट प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त हो सके, ताकि जनता का स्वास्थ्य सीधा जनता के ही हाथ में हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति में रूरल हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए श्रीवास्तव समिति में, ऑप्शन बी मुखर्जी समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी चड्ढा समिति। तो अभी मैंने बताया कि जो रूरल हेल्थ स्कीम का प्रारंभ हुआ था 1977 में, तो वो श्रीवास्तव समिति में। किसमें? श्रीवास्तव समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर की स्थापना किस समिति द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर की स्थापना किस समिति द्वारा किया गया? ऑप्शन ए श्रीवास्तव समिति, ऑप्शन बी मुदलियार समिति, ऑप्शन सी चड्ढा समिति, ऑप्शन डी करतार सिंह समिति। आपको बताना है ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीवास्तव समिति। श्रीवास्तव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हेल्थ एंड सर्वे प्लानिंग कमिटी के नाम से जाना जाता है? कमिटी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुखर्जी समिति, ऑप्शन बी मुदलियार समिति, ऑप्शन सी भोर समिति, ऑप्शन डी चड्ढा समिति, ऑप्शन डी चड्ढा समिति। तो आपको बताना है कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुदलियार समिति। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुदलियार समिति, मुदालियार समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति में चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर मनाही थी? निम्न में से किस समिति में चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर मनाही थी? ऑप्शन ए चड्ढा समिति, ऑप्शन बी मुखर्जी समिति, ऑप्शन सी मुदलियार समिति, ऑप्शन डी जंगलवाला समिति। आपको बताना है कि निम्न में से किस समिति में चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर मनाही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जंगलवाला समिति, जंगलवाला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? भोर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1965। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में। बनी कब थी? 1943 में। रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी 1946 में। अध्यक्षता किसने की थी? सर जोसेफ भोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एनएम पर एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति किस समिति में की गई थी? मतलब ये बात बोली गई थी, 4 एनएम पर एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति किस समिति के अंतर्गत अनुशंसा की गई थी? ऑप्शन ए मुखर्जी समिति, ऑप्शन बी जंगलवाला समिति, ऑप्शन सी भोर समिति, ऑप्शन डी मुदालिया समिति। आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुखर्जी समिति। कौन सी मुखर्जी समिति? नेक्स्ट क्वेश्चन, चड्ढा समिति कब बनाई गई? चड्ढा समिति कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1965। चड्ढा समिति कब बनाई गई? आप लोग अपना आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1963। 1963 चड्ढा समिति कब बनी? तो 1963 में। तो आज के ये जितने 16 क्वेश्चन थे समय कमेटी से संबंधित, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 16 में से आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कराया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको किए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि 16 क्वेश्चन में आपको कितना आपका स्कोर रहा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारी थ्योरी क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर करेंगे, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन देंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, ख्याल